Good morning everyone. Today is our part 10 of physics. हम चैप्टर 2 डिस्कस कर रहे थे और लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन और उसकी एप्लीकेशंस के बारे में। फिर हमने डिस्कस किया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यानी कि संवेग संरक्षण का नियम। और मैंने आपको बताया था कि संवेग संरक्षण का नियम क्या होता है। अगर किसी सिस्टम में दो या दो से ज़्यादा बॉडीज़ एक दूसरे पे वर्क कर रही हैं या टकरा रही हैं और उस सिस्टम पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करता है तो उस सिस्टम का टोटल मोमेंटम कंजर्व्ड होता है यानी कि कांस्टेंट होता है। मीन्स टकराने से पहले का मोमेंटम और टकराने के बाद का मोमेंटम क्या होता है, सेम होता है। तो मान लीजिए दो बॉडीज हैं जो एक दूसरे पे वर्क कर रही हैं, एक्ट कर रही हैं, लड़ रही हैं या कोलाइड कर रही हैं, और अगर उनके अलावा और कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है तो जो टोटल मोमेंटम होगा सिस्टम का वो कांस्टेंट होगा, नियत होगा। मीन्स कि बॉडीज के कोलाइड करने से पहले का मोमेंटम और कोलाइड करने के बाद का मोमेंटम सेम होगा। सो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम और इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम या संवेग संरक्षण का नियम। यानी अगर कोई बाह्य बल आरोपित ना हो तो निकाय का संवेग संरक्षित होता है, मीन्स चेंज नहीं होता है। इसी को बोलते हैं संवेग संरक्षण का नियम। फिर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर लॉन्ग क्वेश्चन में इसका क्वेश्चन पूछा जाता है, लॉन्ग आंसर्स में, तो उसका क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि संवेग संरक्षण का नियम लिखिए व उसे सिद्ध कीजिए या स्टेट एंड प्रूफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो अब इसका प्रूफ कैसे करेंगे हम ये देखते हैं। हम लोगों ने बात किया कि दो या दो से ज़्यादा बॉडीज़, तो हम दो बॉडीज़ मान लेते हैं, दो ऑब्जेक्ट मान लेते हैं ए और बी। सपोज टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी, माना दो वस्तुएं हैं ए तथा बी, ईच ऑफ मास m1 एंड m2। ऑब्जेक्ट ए का मास है m1, ऑब्जेक्ट बी का मास है m2 एंड दे आर मूविंग इनिशियली विद वेलोसिटीज u1 एंड u2। और प्रारंभिक वेग यानी इनिशियल वेलोसिटी इन दोनों ऑब्जेक्ट ए और बी की u1 एंड u2 है। स्ट्राइक ईच अदर आफ्टर टाइम t, मान लीजिए दोनों बॉडीज u1 और u2 वेलोसिटी से चल रही हैं और t टाइम के बाद एक दूसरे से टकराती हैं। टकराने के बाद उनकी वेलोसिटी क्या होगी, चेंज हो जाएगी एंड स्टार्ट्स मूविंग विद वेलोसिटी v1 एंड v2 रिस्पेक्टिवली। यानी बॉडी ए की फाइनल वेलोसिटी v1 है और बॉडी बी की फाइनल वेलोसिटी v2 है। तो हमने क्या सपोज किया कि दो ऑब्जेक्ट हैं, दो बॉडीज हैं ए एंड बी, दोनों के मास m1 और m2 हैं। ए u1 वेलोसिटी से और बी u2 वेलोसिटी से एक दूसरे की तरफ आ रही हैं। t टाइम के बाद दोनों एक दूसरे से टकरा जाती हैं और टकराने के बाद ए की वेलोसिटी v1 और बी की वेलोसिटी v2 हो जाती है। अब इसको हम इस डायग्राम से समझते हैं। देखिए डायग्राम, दो बॉडीज हैं, दिस इज ए एंड दिस इज बी। बॉडी ए का मास है m1 और बॉडी बी का मास है m2। बॉडी ए u1 वेलोसिटी से चल रही है और बॉडी बी u2 वेलोसिटी से चल रही है, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही हैं। आफ्टर टाइम t के बाद में दे स्ट्राइक ईच अदर, क्योंकि दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही हैं तो एक दूसरे से लड़ती हैं, स्ट्राइक ईच अदर। और एक दूसरे से लड़ने के बाद उनकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, v1 और v2। यानी बॉडी ए और बी की वेलोसिटी u1 u2 से चेंज हो गई v1 v2 में, मास सेम ही रहता है, मास कभी भी चेंज नहीं होता। तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट ए, तो इस ऑब्जेक्ट ए का इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी। तो ए का मास है m1 और इनिशियल वेलोसिटी है u1, ठीक है। इनिशियल मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट बी, तो बी का मास है m2 और इनिशियल वेलोसिटी है u2। जब हम इनिशियल मोमेंटम निकालेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी रखेंगे, यानी कि जब हम प्रारंभिक संवेग निकालेंगे तो हम प्रारंभिक वेग रखेंगे। जब हम अंतिम संवेग या फाइनल मोमेंटम निकालेंगे तो हम अंतिम वेग या
फाइनल वेलोसिटी रखेंगे। तो फाइनल मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट ए का मास है m1 और फाइनल वेलोसिटी है v1। ऑब्जेक्ट बी का फाइनल मोमेंटम या अंतिम संवेग क्या हो जाएगा, बी का मास है m2 और फाइनल वेलोसिटी है या अंतिम वेग है v2। ठीक है, तो ए का इनिशियल मोमेंटम m1u1, बी का इनिशियल मोमेंटम m2u2, ए का फाइनल मोमेंटम m1v1 और बी का फाइनल मोमेंटम m2v2 हो गया। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो बॉडी ए के लिए रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा, फाइनल मोमेंटम है ए का m1 v1 और इनिशियल मोमेंटम है m1 u1 अपॉन t। जब हम रेट निकालते हैं तो टाइम से डिवाइड कर देते हैं। अब न्यूमरेटर में क्या कॉमन आ रहा है, m1, तो ये हो जाएगा m1 v1 माइनस u1 होल अपॉन t। एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इन बी, और बॉडी बी का मोमेंटम क्या है, तो फाइनल मोमेंटम बॉडी बी का है m2 v2 माइनस इनिशियल मोमेंटम क्या है m2 u2 होल अपॉन t, या m2 कॉमन आ जाएगा v2 माइनस u2 होल अपॉन t। ये होगा इक्वेशन 2 और ये होगा इक्वेशन 1। बट वी नो दैट फ्रॉम थर्ड लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, जब दोनों बॉडीज एक दूसरे के ऊपर सेम फोर्स लगाती हैं यानी एक्ट करती हैं, तो क्या होता है, इसने अगर इसके ऊपर एक्शन किया तो सेम रिएक्शन इसके थ्रू भी होगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो फोर्स F1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F2। F1 है ये और F2 है ये, तो हम यहाँ पर पुट कर देंगे, आ जाएगा m1 v1 माइनस u1 होल अपॉन t इज इक्वल टू माइनस m2 v2 माइनस u2 whole upon t. Okay, from equation 1 and 2 we put the value of F1 and F2 here with minus sign, because in third law Newton said that the action and reaction force is equal but opposite in direction. So these two forces are equal but minus sign indicates the opposite direction. So जब हम उसको इक्वल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, m1 क्या था हमारा यहाँ पर, m1 v1 माइनस u1 इक्वल टू माइनस m2 v2 माइनस u2, ये t और ये t कैंसिल हो जाएगा, v2 माइनस u। अब हम ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा m1 v1 माइनस m1 u1 इज इक्वल टू माइनस m2 v2 माइनस माइनस प्लस m2 u2। अब हम क्या करेंगे, हम इस m2 को इस साइड में ले आएंगे, तो m1 v1 जब ये इस साइड में आएगा तो प्लस m2 v2 इज इक्वल टू, इसको उस साइड में भेज देंगे तो ये प्लस m1 u1 प्लस m2 u2, दोनों आपस में एक दूसरे के बराबर है, तो इसको हम पहले लिख लेते हैं m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। और ये क्या चीज़ लिखी है, m1 u1 प्लस m2 u2, ये है बॉडी ए का इनिशियल मोमेंटम और ये है बॉडी बी का इनिशियल मोमेंटम, और ये है बॉडी ए का फाइनल मोमेंटम और ये है बॉडी बी का फाइनल मोमेंटम, यानी कि इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। और यही था हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ओके, इसके बाद आपका सिर्फ एक लास्ट टॉपिक बचता है इस चैप्टर का, रिकॉइल ऑफ गन, जिसको कल के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे और उसके बाद में मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगी, आप लोग नोट्स कंप्लीट करेंगे और हम इस चैप्टर के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे।
ओके, ये प्रूफ इम्पॉर्टेंट है, इसको एक बार आप चाहें तो एक बार फिर से देख लें कि सबसे पहले हम मान लेंगे कि किसी बॉडी ए का मास m1 है और b का मास m2 है, a की इनिशियल वेलोसिटी u1 है और b की इनिशियल वेलोसिटी u2। ये दोनों एक दूसरे से टकराती हैं और उसके बाद a का फाइनल वेलोसिटी v1 और b की फाइनल वेलोसिटी v2 हो जाती है। तो a का इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा m1 u1, b का इनिशियल मोमेंटम m2 u2। क्योंकि b का मास m2 है, a का m1 है, इसलिए इनके मास यहाँ पर लिखे हैं और उनकी वेलोसिटीज लिखी हैं। सिमिलरली फाइनल मोमेंटम ए का निकालने के लिए m1 v1 और b का m2 v2। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इन ए, तो हमने न्यूटन्स फोर्स और मोमेंटम के फॉर्मूले से पढ़ा था कि फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन पी। तो डेल्टा पी क्या होता है? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो यहाँ भी हमने रखा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टी, m1 कॉमन ले लिया, इक्वेशन 1। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इन बी, तो फोर्स F2 इज इक्वल टू m2 v2 माइनस m2 u2 अपॉन टी, m2 कॉमन ले लिया और ये हो गई इक्वेशन 2। न्यूटन थर्ड लॉ कहता है कि दोनों फोर्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, तो F1 इज माइनस ऑफ F2। इक्वेशन 1 और 2 से दोनों की वैल्यूज पुट करी, t और t दोनों तरफ से कैंसिल हो गया और उसके बाद में ब्रैकेट को ओपन किया। माइनस साइन के साथ जब ओपन किया तो फर्स्ट वाला माइनस हो गया और सेकेंड वाला प्लस हो गया। उसके बाद हम इस माइनस वाले को इस तरफ ले गए तो ये प्लस बन गया और इस माइनस वाले को इस साइड में लेकर आए तो ये प्लस बन गया। और फिर u1 वाले टर्म को पहले लिख लिया और v1 वाले टर्म को बाद में लिख लिया। तो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम एंड दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो ये हो गया आपका हेंस प्रूव्ड। ओके, दिस इज ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे।